Assalamu alaikum. This is Naeem's Virtual Academy and my name is Sayyeda Kamal Fatma, your biology tutor. We are discussing about the chapter we are discussing now is biodiversity and lecture number 2. In this lecture we will discuss about aims and principles of classification. Classification कहते हैं ग्रुपिंग को, किस चीज़ को कहते हैं? ग्रुप्स बनाना। क्लासिफिकेशन के असूल और उसके मकासद के बारे में आज हम जानेंगे। अब सपोज़ मैंने आपको कुछ बुक्स दी हैं, ठीक है, ये कुछ बुक्स हैं। एक बुक है जिसमें बर्ड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में है, कोई अलजेब्रा के बारे में है, कोई फ़िश के बारे में है, कोई एसेस के बारे में है, इंग्लिश पोइट्स के बारे में है, एक बुक है प्लांट्स के बारे में, ठीक है। डिफरेंट मैंने आपको कैटेगरीज दे दी हैं बुक्स की और आपको कहा है कि इनको आप ऑर्गेनाइज़ करें। आप क्या करेंगे? आप इन बुक्स को पहले आप चेक करेंगे कि ये किस किस टाइप्स की बुक्स हैं और उनको उनके रेलेवेंट जो कैटेगरी है उसमें आप उनको सेट करके रख देंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि लाइब्रेरी है, इसमें ये बुक्स सेट करके रखें, तो आप 3 अलमारियों में उन शेल्फ़ में लाइब्रेरी में उनको रखेंगे। इंग्लिश की कैटेगरी में वर्ड्स वाली, इंग्लिश पोइट्स वाली और ऐसे वाली आप अरेंज कर देंगे। बायो की कैटेगरी में बर्ड्स, फिश और प्लांट्स वाली, और फिर मैथ्स की कैटेगरी में अलजेब्रा और जियोमेट्री, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं, ये जो सब आपने किया है ना, इस चीज़ को कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसी तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। ह्यूमन जो है ना, इंसान, उसको अल्लाह ताला ने ना ये इंटेलिजेंस प्रोवाइड की है। इस तरह से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है कि जब आप उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो वो 1 बाय 1 उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज और सीक्वेंस में तरतीब दे देता है। यही काम बायोलॉजिस्ट ने किया। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि बहुत सारे एनिमल्स थे इस दुनिया में हैं, बल्कि 1.5 मिलियन एनिमल्स और प्लांट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, यानी कि तकरीबन 15 लाख ऑर्गेनाइज। तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया? इन एनिमल्स को ऑर्गेनाइज़ किया। सीक्वेंस ऑर्गेनाइज़ करना यानी तरतीब से उनको अरेंज करना। उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। क्यों ऑर्गेनाइज़ किया है? ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को? ऑर्गेनिज़म्स के, यानी कि उनके फंक्शंस को देख सकें। और अरेंज किया फिर उनको ग्रुप्स में, क्योंकि उन्होंने बायोलॉजिस्ट थे और उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को अरेंज किया है, ग्रुपिंग की है उनकी, तो हम इसको कहेंगे कि उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की है। तो वैसे सिंपल क्लासिफिकेशन होती है कि आप कुछ चीज़ें आपको दी जाएँ तो आप उनको अरेंज करें, उनके ग्रुप्स बनाएं, तो उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेकिन बायोलॉजी की टर्म में जब हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, फंजाई, इन सब को जब हम ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में उनकी कैटेगरी बना देते हैं, तो उसको हम उन प्रोसेस को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। कौन सी? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन 2 थिंग्स, 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, उसको एक ग्रुप में रख रहे हैं, दूसरे को दूसरे ग्रुप में रख रहे हैं, तो हम ये किस बुनियाद पे रख रहे हैं? तो हम ये रखते हैं उनके सिमिलर कैरेक्टर को देख के और डिफरेंट कैरेक्टर को देख के। जैसे कि 4 बच्चे हैं, 2 उसमें से हंसमुख हैं और 2 गुस्से वाले हैं, तो हम हंसमुख को एक कैटेगरी में रख लेंगे और गुस्से वालों को एक कैटेगरी में। इस तरह से कि जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं उनको हम उनकी बुनियाद पर और डिफरेंट कैरेक्टर्स की बुनियाद पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रिंसिपल्स का यानी कि अब ये मैंने आपको जस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। अब हम पहले प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब है रूल, यानी कि असूल क्या है क्लासिफाई करने का। असूल ये है, यहाँ भी हमने डिस्कस किया है ना, बेस्ड ऑन। तो असूल ये है कि सिमिलर फंक्शंस या कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी भी चीज़ के 2 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं, 10 हैं, जितने सारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, आप उनमें से सिमिलर चीज़ें देखेंगे। इसमें ये खसूसियत
जो है ये दूसरे से मिलती जुलती है। ये तीन जो चीज़ें हैं इनमें एक जैसे ये रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, तो आप उनको एक ग्रुप में रख देंगे। तो क्लासीफाई उन्होंने किया सिमिलर फंक्शंस के ऊपर और बाय दी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी उन्होंने एक नई टर्म बोली। मॉर्फोलॉजी मैं आपको समझाती हूँ। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है यानी कि किसी की ज़ाहिरी अपीयरेंस को देखना। मॉर्फ का मतलब है स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि एक्सटर्नल फीचर होता है, यानी कि ज़ाहिरी तौर पर। अगर मैं आपको कहूँ कि ये क्या है, आप कहेंगे ये फ्लावर है और इसकी बनावट फीचर इसका डिफरेंट है और इस लीफ का डिफरेंट है, ठीक है ना। तो जो मॉर्फोलॉजी होती है ना वो उसकी बनावट को, साख्त को, उसके स्ट्रक्चर के बारे में होता है, फिज़िकल अपीयरेंस के बारे में, यानी कि ज़ाहिरी शक्ल व सूरत के बारे में, ठीक है। ये नई एक टर्म है, इसलिए मैंने आपको ज़रा डिटेल में इसके बारे में बताया कि जो साइंटिस्ट्स हैं वो क्लासीफाई करते हैं इस रूल की बुनियाद पे कि किसकी शक्ल व सूरत सिमिलर है, ठीक है, और किसकी डिफरेंट है। डिफरेंट वालों को अलग कर देंगे, सिमिलर वालों को एक जगह पे रख देंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी जो है ना, फिर उन्होंने बेस होती है, जो खुद मॉर्फोलॉजी है वो बेस होती है ऑन होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस और एनालोगस जो है ना, ये दो मज़ीद टर्म्स हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखें मॉर्फोलॉजी जो होती है ना, ये स्ट्रक्चर के बारे में जानना, उसकी स्टडी को कहते हैं, ठीक है ना। तो मॉर्फोलॉजी जो है ना उसकी दो उन्होंने ना उसको डिवाइड कर दिया होमोलोगस और एनालोगस में। होमोलोगस में जो होमो वर्ड है ना, होमोलोगस में जो ये जो होमो है, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक करें तो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और एना का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। आपने बस जहन में स्ट्रक्चर को रखना है। आपने क्या करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर को जहन में रखना है और आपने कहना है कि होमो का मतलब तो सेम है, इसका मतलब है सेम स्ट्रक्चर। और जब सेम स्ट्रक्चर होगा तो फिर डिफरेंट फंक्शन होगा। एनालॉगस क्या होता है, डिफरेंट होता है। हमने किस बात को याद रखना है, स्ट्रक्चर को, डिफरेंट स्ट्रक्चर। जब डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो सेम फंक्शन होगा, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ये उलट होंगे एक दूसरे के। अगर एक चीज़ सेम होगी यानी कि स्ट्रक्चर सेम होगा तो फंक्शन डिफरेंट होगा, अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो फंक्शन सेम होगा। ये बात अगर अभी समझ नहीं आ रही तो अब मैं मज़ीद आपको समझाती हूँ, अब बिल्कुल सही सही समझ आ जाएगी। जैसे कि अब ये आप देखें, ये एक बटरफ्लाई के पर है, विंग्स हैं, ठीक है, और ये बैट के विंग्स हैं, ठीक है। अब आप इनको देख के बताएं कि इनका जो हमने बात जहन में क्या रखना है, हमेशा स्ट्रक्चर को जहन में रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर इनका सेम है नहीं, इनका स्ट्रक्चर तो सेम नहीं है। इसके बेशक इसके पर हैं लेकिन ये इसकी बनावट और तरह से है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, बनावट, ज़ाहिरी शक्ल व सूरत, ठीक है ना। हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे ना कि मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी बनावट, इसकी साख्त, इसकी ज़ाहिरी शक्ल व सूरत कैसी है। अब इसके विंग्स की बनावट, साख्त, शक्ल व सूरत, जो ज़ाहिरी अपीयरेंस है, फ़िज़िकल अपीयरेंस है, वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू बटरफ्लाई। तो हम कहेंगे नहीं, स्ट्रक्चर तो सेम नहीं है। फिर डिफरेंट हुआ ना, इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। फिर हम यहाँ से देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो वो क्या होगा, एनालॉगस। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, एनालॉगस, और उसका फंक्शन सेम होगा। अच्छा, तो फंक्शन सेम होगा, फिर देखें क्या फंक्शन सेम है। हाँ, फंक्शन तो सेम है कि ये भी विंग्स हैं और ये भी विंग्स हैं, ये भी पर है ना और ये भी विंग्स हैं। इसका काम क्या है, उड़ना। इसकी मदद से बटरफ्लाई उड़ती है, इसकी मदद से बैट उड़ती है। इसका मतलब फंक्शन तो सिमिलर है। देखें, सेम फंक्शन हो गया बट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो गए। तो ये जो दोनों डायग्राम्स हैं, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये इन दोनों की जो मॉर्फोलॉजी है वो एनालॉगस है। इन दोनों की मॉर्फोलॉजी एनालॉगस है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इनका फंक्शन सेम है। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ, एग्जाम्पल बताती हूँ। अब ये देखें, ये ह्यूमन का आर्म है, कैट, वेल
और बैड। ठीक है, अब देखें इंसान का बाजू जो है वो किस काम आता है, इसी तरह कैट के पाँव होते हैं। ठीक है, वेल होती है, ये मतलब ये जिस तरह फ्लैप करती हैं पानी में। ठीक है, और बैट इसके पर होते हैं। ठीक है ना, अगर हम इनकी जो शक्लों यानी जो इनकी अपीयरेंस है, इनकी अंदर की साख्त देखें ना, अंदर से बाहर से बज़ाहिर तो ये एक जैसे लग रहे हैं, मुख्तलिफ लग रही हैं, लेकिन ना अगर इनकी हम बनावट देखें ना तो ये सेम है। जो ये ब्लू हड्डी जो बोन है ना इनकी, वो सब में है। इसी तरह जो मैंने रेड कलर की जो बनाई है ये भी सब में सेम ही है। इस तरह की जो ये ब्लैक है और ये सारी जो है ना, इनके नेम्स होते हैं, आपने नेम्स याद नहीं करने फ़िलहाल। तो मतलब यहाँ पे जस्ट आपने स्ट्रक्चर को जहन में रखना है कि इनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये तो हो जाता है सेम। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि वेल, कैट, ह्यूमन और बैट का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने हमेशा स्ट्रक्चर को जहन में रखना है, तो क्या इन सारी जो डायग्राम्स हैं इनमें जो स्ट्रक्चर है क्या वो सेम है या नहीं? हाँ, स्ट्रक्चर तो सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है, और जिसका स्ट्रक्चर सेम होता है, होमो मीन सेम, स्ट्रक्चर सेम होता है, उसका फंक्शन डिफरेंट होता है। अब आप देखें बैट्स जो होती हैं इनके विंग्स उड़ने के काम आता है। अब इंसान के बाजू तो उड़ने के काम नहीं आते, ना ही बिल्ली के ना ही वेल के। ठीक है ना, इसी तरह इससे साबित हो जाता है कि इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, इनके फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, और इन सब के जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो ये कौन सा हुआ? ये होमोलोगस, ये सारे स्ट्रक्चर्स हो गए। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में होमोलोगस हैं। इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है? होमोलोगस। जबकि जो ये वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपस में एनालोगस हैं। इसके बाद ना आपकी बुक में मेंशन हुआ था कि आपने बताना है कि इंसान और बर्ड्स के जो इंसान के बाजू और जो बर्ड्स के विंग्स होते हैं, कि आर्म ऑफ द मैन एंड विंग्स ऑफ द बर्ड, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ दिस? अब हम ये बताएंगे कि इंसान के बाजू, ये बाजू और ये विंग्स, ये जो होते हैं, देखो नहीं ये भी बर्ड ही है ना, जो बैट है ये भी बर्ड है। ठीक है, ह्यूमन है। तो ये जो थे ये आपस में होमोलोगस है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? ये होगा होमोलोगस। ये आपको इस जो ये क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपको पता चल गया। ये मैंने ये वाली डायग्राम बताई थी। अच्छा, यहाँ पे ना इधर ये लेबल नहीं हुआ हुआ, ये पेंगुइन का स्ट्रक्चर है, पेंगुइन का बाजू के बारे में है। ये एलिगेटर, ये बैट, ये ह्यूमन, ये वाली सारी डायग्राम्स मैंने बनाई हैं, ये वाली भी आपको बना के दिखाई है। ठीक है, तो इसमें ये बताया उन्होंने कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, कि हम सिमिलर फंक्शंस यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं बाय द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ क्या होता है? स्ट्रक्चर या फिर साख्त को कहते हैं। मॉर्फोलॉजी बेस होती है दो चीज़ों पे, होमोलोगस स्ट्रक्चर है या एनालोगस स्ट्रक्चर है। आपस अब जब होमोलोगस और एनालोगस है, हमने सिर्फ एक ही बात को जहन में रखना है, हमने फंक्शन को जहन में नहीं रखना कि फंक्शन, क्योंकि वो तो फिर डिफरेंट होते हैं ना, यूँ याद नहीं होगा आपको, आपको समझाने के लिए, याद कराने के लिए आसान हो जाएगा ये, कि आपने सिर्फ स्ट्रक्चर को जहन में रखना है कि एक में स्ट्रक्चर सेम होता है और एक में स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और जो फंक्शन होता है वो फिर उसका उलट आप लिख देना। जो अगर जहाँ पे स्ट्रक्चर सेम होगा ना वहाँ पे फंक्शन डिफरेंट होगा, और जहाँ पे फंक्शन सेम होगा वहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसलिए आप सिर्फ एक ही टर्म को याद रखना, स्ट्रक्चर को याद रखना। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है स्ट्रक्चर को, चाहे होमोलोगस है डेफिनेशन में या फिर एनालोगस है, ये डेफिनेशन में ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो होमोलोगस है या एनालोगस है, तो आपने सिर्फ स्ट्रक्चर को जहन में रखना है और फिर आपने बताना है कि सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर सेम होगा तो फंक्शन डिफरेंट होगा, और अगर फंक्शन सेम होगा तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसके बाद है लिमिटेशंस इन मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब होता है कि मॉर्फोलॉजी जो थी ना, मॉर्फोलॉजी यानी कि जो हम अपीयरेंस से हम मालूम करते थे किसी भी चीज़ के बारे में, कि हम उनको क्लासिफाई करते थे, ये काफ़ी नहीं थी। इससे हर एक चीज़ को हम डिटेल से हम नहीं बयान कर सके, उनको हम सही तरह क्लासिफाई नहीं कर सके। तो फिर और जो थी ना बायोलॉजी की जो मज़ीद जो ब्रांचेस थी, ठीक है ना, वो
उनके थ्रू फिर हमने मज़ीद जाना। एक ब्रांच का नाम है साइटोलॉजी, सेल्स के बारे में स्टडी करने को कहते हैं। दूसरी है जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स में जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, डीएनए, इनके बारे में हम मालूम करते हैं। बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके केमिकल सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो मॉर्फोलॉजी थी, जिसमें हम फॉर्म्स को डिस्कस करते थे कि उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत कैसी है, तो ये काफ़ी नहीं थी और इन तीनों की वजह से ना काफ़ी हेल्प मिली थी, ठीक है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा। एम्स एंड प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है। प्रिंसिपल्स को हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे एम्स के बारे में, बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि ये देखें, ये वाली बात अहम है, 1.5 मिलियन स्पीशीज़। ये ना MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि करंटली जो है ना 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैव बीन डिस्क्राइब्ड, ये डिस्कवर हो चुकी हैं, एंड हैज़ बीन गिवन दिस साइंटिफिक नेम, उनको साइंटिफिक नेम दे दिया। ये साइंटिफिक नेम हम क्यों देते हैं और ये क्या होते हैं साइंटिफिक नेम्स, ये हम इसी चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। टू स्टडी सच अ डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुत सारे डाइवर्स पैक है, यानी बहुत ज़्यादा वैरायटी है exist on earth, biologists classified the organisms into groups and subgroups, उनकी ग्रुपिंग की है, ठीक है। this grouping of organisms is called biological classification, ठीक है। ये जो ग्रुपिंग की है इसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये वाली बात मैंने सारी डिस्कस की है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए ऑर्गेनिजम्स की साइंटिस्ट ने क्या क्या अरेंज किया, यानी कि ग्रुपिंग की उनकी इस चीज़ को कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सम ऑर्गेनिजम्स शेयर सिमिलर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बुनियादी तौर पर एक जैसे ही कैरेक्टर्स होते हैं, और इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी कि ज़ाहिरी खदोखाल, ज़ाहिरी शक्ल सूरत, फिज़िकल अपीयरेंस, फॉर्म। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि इन विच वी स्टडी दी ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर होमोलोगस या फिर एनालोगस की बुनियाद पर उन्होंने मज़ीद उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। होमोलोगस क्या होता है? सिमिलर इन स्ट्रक्चर, एनालोगस डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। जो चीज़ सिमिलर होगी स्ट्रक्चर में उसके डिफरेंट फंक्शंस होंगे, और जो डिफरेंट होंगे स्ट्रक्चर में वो उनके सेम फंक्शंस होंगे। होमोलोगस सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस, एंड एनालोगस डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड हैव सेम फंक्शंस। ये दोनों टर्म्स हैं ना, और जो इनके मीनिंग्स हैं, ये आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। इसी वजह से ना मैंने आपको कहा था कि आप जस्ट स्ट्रक्चर को जहन में रखिएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर को जहन में रखेंगे कि चाहे होमोलोगस क्वेश्चन में आ जाए या एनालोगस क्वेश्चन में आ जाए, आपने जस्ट स्ट्रक्चर को जहन में रखना है कि होमो मतलब सेम, यानी कि स्ट्रक्चर सेम। जब स्ट्रक्चर सेम आ जाएगा तो फंक्शन आप उसका डिफरेंट कर देना। अच्छा, एना मतलब स्ट्रक्चर, एना यानी स्ट्रक्चर का बताना है। एना मीन डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो हम उसका फंक्शन को हम सेम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन, ये फिर डायग्राम्स हैं जो मैंने मेंशन की थी। ये डायग्राम है और इसके बाद ये डायग्राम है, ठीक है। आपने भी ये बनानी है, चाहे एनालोगस होमोलोगस वाला सवाल आ जाएगा, अगर डेफिनेशन आएगी तो फिर आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। और अगर एनालोगस वाली डेफिनेशन आएगी तो फिर आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे। अगर दोनों आ गई तो दोनों डायग्राम्स बनानी होगी आपको, ठीक है। Sometimes it is impossible to classify organisms using morphological characters। अब ये limitations के बारे में बात हो गई है कि लिमिट है। यहाँ पे आप हेडिंग भी दे सकते हैं, लिमिटेशन इन मॉर्फोलॉजी, लिमिटेशंस इन मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। यहाँ पे हेडिंग दें कि बाज़-औक़ात इम्पॉसिबल हो जाता है क्लासीफाई करना ऑर्गेनिजम्स को, कि हम उनके जस्ट ज़ाहिरी शक्ल सूरत और ज़ाहिरी कैरेक्टर्स को देख करना हम उनको क्लासीफाई करें, ये हमेशा हर दफ़ा नहीं हो सकता। देयरफॉर साइंटिस्ट यूज अदर कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स विच इंक्लूड साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, in which organisms are classified on the basis of cellular study,
यानी कि साइटोलॉजी जो है इसको हम सेल्स की स्टडी को कहते हैं, और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जेनेटिक्स में जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट को डिस्कस करते हैं, एंड देयर डेवलपमेंट पैटर्न, और उनकी डेवलपमेंट के बारे में। जेनेटिक्स में ना हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि डीएनए, आरएनए, इनके बारे में, और फिर किसी भी जानवर के, यानी कि आप हो, मैं हूँ, कोई भी एनिमल है, कोई प्लांट है, वो उनमें डेवलपमेंट किस तरह से होती है इसके बारे में भी हम जेनेटिक्स में समझते हैं, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री also plays also employed in which the chemical substance of the organisms are compared, कि बायोकेमिस्ट्री जो है उसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया जिसमें जिसमें के ना ऑर्गेनिज़म्स जो है ना उनके जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। इन विच केमिकल सब्सटेंसेस ऑफ ऑर्गेनिज़म्स आर कंपेयर्ड, ठीक है। यानी कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जैसे कि कोई एनिमल है या प्लांट है, उसके अंदर जो जो केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उसकी स्टडी को, अब मे भी दिखने में कुछ चीज़ें आपस में सिमिलर हों, हम मॉर्फोलॉजी के हवाले से उनको एक ग्रुप में डाल रहे हों, लेकिन जब हम उनको केमिकली स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के थ्रू तो फिर हमें पता चलेगा कि हाँ जी ये डिफरेंट है और ये सेम है। जैसे कि बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं और हम जो है वो यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स हैं वो इस तरह से कि उनके अंदर जो है ना और उनके अंदर जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो एनवेलप नहीं होता, और हमारे अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो एनवेलप होता है। इस तरह की जो स्टडी है वो जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और साइटोलॉजी में जाके उन्होंने की, ना कि मॉर्फोलॉजी में, ठीक है ना। ये डिटेल स्टडी होती है और ये जस्ट ज़ाहिरी अपीयरेंस के बारे में है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इन स्टडीज़ के थ्रू उन्होंने क्लासीफाई किया है, ठीक है। ये आज हमने पढ़ा है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन में से जस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है। एम्स जो होते हैं ना वो यूं ही हैं कि हमें ना, उसका मतलब यही है एम्स का कि हमें सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी की बुनियाद पे हम ना इजीली स्टडी कर पाते हैं organisms को, to determine similarities and dissimilarities among organisms so that they can be studied easily and to find evolutionary relationship among the organisms। इसके थ्रू हम organisms की आपस में जो एवोल्यूशनरी तौर पर जो आपस में रिलेशन होता है उसके बारे में जानते हैं। अब एवोल्यूशनरी रिलेशन क्या होता है, जैसे कि लीजर्ड है, ठीक है, उसका एवोल्यूशनरी रिलेशन बनता है डायनासोर से, उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बनता है क्रोकोडाइल से, यानी कि ये आपस में एक जैसे हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह से पता चला, क्लासिफाई करने से पता चला, ठीक है। तो ये एम है इसका और ये प्रिंसिपल है। तो आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। थैंक यू।